तो कैसे भाई लोग, सब ठीक। आज हम बात करने वाले हैं फ्री फॉल की। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं स्टैंडर्ड 9 क्लास 9 के चैप्टर नंबर 9 ग्रेविटेशन के बारे में। और इससे पहले हमने वीडियो में सीखा था जो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, ठीक है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ भी सीखा था और ग्रेविटेशन के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानी थी। और अब आज इस वीडियो में हम फ्री फॉल के बारे में जानने वाला है। तो चलो, लेट द शो बिगिन। तो चलो बात करते हैं फ्री फॉल की। फ्री फॉल क्या है, इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। देखो, ये बच्चा है, ये बच्चा डालता है एक बॉल को ऊपर। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर फेंकते हैं तो वो फिर से वापस आ जाती है उसके पास, ठीक है। हम गेंद है, आप पत्थर भी ले सकते हैं, जो चीज़ें आपको फेंकनी हो आपके घर में हो फेंको बिंदास। तो हम फेंकते हैं इस गेंद को हवा में जाती है गेंद, फिर वापस आ जाती है। इसके बारे में हमने पढ़ा था इसके पहले वाले वीडियो में कि कोई भी चीज़ होती है जो ऊपर से नीचे गिरती है वो किसके कारण, वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। तो यहाँ भी हम गेंद को डालते हैं ऊपर, गेंद वापस आ जाती है नीचे। ऐसा क्यों होता है? तो हमने जितना भी फोर्स ऊपर लगाया है तो वो गेंद ऊपर जाती है, ठीक है। फिर वहाँ पर उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है और बाद में जो हमारी पृथ्वी है वो पृथ्वी उस गेंद को ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे खींचती है। इसको हम कहते हैं फ्री फॉल। जब फेंकते हैं उसको फ्री फॉल नहीं बोला जाता, और जब वो चीज़ नीचे आती है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उसको फ्री फॉल कहा जाता है। फ्री फॉल मतलब फ्री में गिरना, ठीक है। तो याद रखना कि व्हेन यू थ्रो समथिंग अपवर्ड्स इट कम्स बैक डाउन, ठीक है। किसी भी चीज़ को हम ऊपर फेंकते हैं वो चीज़ नीचे आ ही जाती है। द रीज़न फॉर दिस इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। इसका रीज़न क्या है? तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसको हम ग्रेविटी के बोलते हैं, इसका रीज़न यह है ग्रेविटी की वजह से वो चीज़ वापस आती है। हमने इसके पहले वाले वीडियो में सीखा था कि अगर किसी चीज़ को हम फेंकते हैं और अगर वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो वो चीज़ कभी वापस आती नहीं, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही हम लोग पृथ्वी पर रह पाते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग टूवर्ड्स द अर्थ only due to the force of gravity, that phenomenon is called free fall, ठीक है। ये आप ये डेफिनेशन अपनी तरह से भी बना सकते हैं और इस डेफिनेशन को याद भी कर सकते हैं। तो when a object is moving towards the earth, कोई भी ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है पृथ्वी की तरफ, ठीक है, उसमें ओनली एक ही फोर्स अप्लाई हुआ है और वो है ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी। तो वो जो फिनोमेनन है उसको हम बोलते हैं फ्री फॉल, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट होता है, जो ऑब्जेक्ट सिर्फ एक ही फोर्स की वजह से वो फॉल कर रहा है तो उसे हम फ्री फॉल कहते हैं, ठीक है। ग्रेविटी कॉजेस अ चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जो ग्रेविटी है, एक ग्रेविटी की वजह से जो ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा है, फ्री फॉल कर रहा है, उसकी वेलोसिटी चेंज होती है, उसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होता है। वेलोसिटी इस केस में वेलोसिटी इंक्रीज होती है, ठीक है। और जब हम जानते हैं कि वेलोसिटी में कोई डिफरेंस आता है, वेलोसिटी इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, ठीक है, तो उसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं। तो यहाँ पर भी जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरता है तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहती, उसकी वेलोसिटी में बढ़ोतरी होती है। वेलोसिटी इज इंक्रीज, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज इंक्रीज, देयरफॉर द एक्सेलरेशन कॉज्ड बाय ग्रेविटी इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। यहाँ पर जो ग्रेविटी की वजह से वेलोसिटी इंक्रीज होती है, ठीक है, और उसकी वजह से जो वेलोसिटी है उसका चेंज होता है और वेलोसिटी का चेंज होता है तो हम उसे एक्सेलरेशन कहते हैं। और यहाँ पर उस एक्सेलरेशन को हम कहेंगे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी, ठीक है। और उसका ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन कि ग्रेविटेशनल
जो एक्सेलरेशन होता है उसका ऐसा यूनिट क्या है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये फ्री फॉल के कुछ पॉइंट्स हैं जो आप नोट कर लेना या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, ये एकदम सिंपल है और इसको आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं। ये इंग्लिश में है, अगर आपको चाहिए कि ये मैं आपको हिंदी में इसका PDF दे दूं तो आप कमेंट मुझे लिखें, मैं आपको हिंदी में भी इसका जो है पॉइंट्स ये आपको नोट्स बनाकर दे दूंगा। तो आप हिंदी में, अगर हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं तो आपको ये हिंदी में भी मिल जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं फ्री फॉल के अंदर, जो हमने पढ़ा कि कोई भी चीज़ है वो जो ऊपर जाती है वो नीचे आती है, कम बैक टू द अर्थ, एंड व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ये उसका रीज़न है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो चीज़ नीचे आती है। फ्री फॉल की आपको डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है, वो आप अपनी तरीके से भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें एक चीज़ आनी चाहिए कि वो जो मोशन होता है वो ओनली वन फोर्स की वजह से होना चाहिए और वो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, और जब वो कोई चीज़ नीचे आती है तो उसकी जो वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड चेंज होता रहता है। ठीक है, और वेलोसिटी शायद बढ़े या डिक्रीज हो, ठीक है, बढ़ोतरी हो या कम हो, तो उसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। इस केस में तो वेलोसिटी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट को आप ऊपर से नीचे फेंकोगे तो उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी ही, और जो एक्सेलरेशन मिलेगा उसको हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहेंगे जी, और उसका यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब इसका हमें फॉर्मूला डिराइव करना है, शायद पूछा जा सकता है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जो हमने मोशन का सेकंड लॉ पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि F इज इक्वल टू एम, जो फोर्स होता है वो फोर्स वो प्रोडक्ट होता है किसका, मास और एक्सेलरेशन का। ठीक है, तो फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा कह रहा है सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, इसमें आपने देखा कि जो फोर्स है, ठीक है, कोई जो ऑब्जेक्ट है उस पर जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स कितना होगा, तो जो उसका मास है वो और उसका जो एक्सेलरेशन है उसका प्रोडक्ट होगा। इस फॉर्मूला में हमें एक्सेलरेशन नहीं डालना है, उसमें डालना है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जब कोई चीज़ है जो फ्री फॉल कर रही है। ठीक है, तो इसमें ए नहीं आएगा, उसमें आएगा जी, तो नया फॉर्मूला होगा F इज इक्वल टू एम जी। ठीक है, यहाँ पर जी है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। ठीक है, अब एक दूसरा भी हमने फॉर्मूला डिराइव किया था जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल का था, वो था F इज इक्वल टू जी इंटू एम अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है, ये भी फोर्स का फॉर्मूला है, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला, यहाँ पर भी हमने ग्रेविटेशनल फोर्स ही लिया है, तो इन दोनों को हम कंबाइन कर लेते हैं, तो नया फॉर्मूला क्या होगा, तो m की जगह हम लिखते हैं mg, और जो g इंटू एम अपॉन डी स्क्वायर था वो तो वैसे ही रखते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर भी m आ रहा है, वहाँ पर भी स्मॉल m आ रहा है, वो दोनों कट जाएंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है जी, वो मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं है। ठीक है, यहाँ पर वो कट गया है। ठीक है, जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो आधार नहीं रखता, जो मास है ऑब्जेक्ट का वो यहाँ पर कट गया है, निकल गया है, तो किस पे डिपेंड करता है, तो देखो g इज इक्वल टू कैपिटल G इंटू एम अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है, जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसका सीधा डिपेंडेंस है किसके ऊपर, पृथ्वी के मास पर, और जो पृथ्वी है वो और जो ऑब्जेक्ट है उनके बीच जो डिस्टेंस है d, उसके ऊपर वो डिपेंडेंट है। ठीक है, यहाँ पर स्मॉल m जो ऑब्जेक्ट का मास है वो कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। ठीक है, नहीं आता ही नहीं। ठीक है, चलो यहाँ पर m हम जानते हैं कि m है वो क्या है, मास ऑफ अर्थ। ठीक है, d इज डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द अर्थ, इसमें हम जो डिस्टेंस लेंगे वो पृथ्वी का सेंटर से लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो d है वो निकाल के पृथ्वी के सेंटर में से डिस्टेंस लेते हैं, तो उसका हम बोलते हैं रेडियस, द रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, तो यहाँ पर d निकाल के r लगा देते हैं, तो नया फॉर्मूला ये होगा g इज इक्वल टू कैपिटल G इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर r रेडियस ऑफ अर्थ है। यहाँ पर एक बात नोट कर लेना कि जो पृथ्वी का रेडियस है, वो पृथ्वी है वो एक स्फीयर है,
वो भी पूरा स्फीयर नहीं है, थोड़ा चपटा स्फीयर है, ठीक है। तो जो इक्वेटर है, इक्वेटर पर रेडियस ज़्यादा होगा कंपेरिजन एज कंपेरेटिव टू द पोल्स। पोल्स पर जो रेडियस है वो कम होगा, इक्वेटर पर ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसकी वजह से जो रेडियस है पृथ्वी का यहाँ से यहाँ पर जाएंगे तो चेंज होगा, इसकी वजह से एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी चेंज होगा। लेकिन पृथ्वी पर इसे एक कांस्टेंट लिया गया है कि हम पृथ्वी पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाएंगे तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसमें बहुत डिफरेंस नहीं आता, उसके लिए उसको कांस्टेंट लिया जाता है। कितना लिया जाता है वो हम आगे देखते हैं। और दूसरी एक बात कि जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट पृथ्वी पर ही रहेगा, मतलब पृथ्वी की जो सरफेस है उसके सरफेस से बहुत ज़्यादा दूर होगा तो हम जो रेडियस है वो नहीं ले सकते। लेकिन पृथ्वी के सरफेस पे जो ऑब्जेक्ट है उसके लिए ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं होगा, तो पृथ्वी के सरफेस ऊपर या थोड़े सरफेस से थोड़े दूर होगा ऑब्जेक्ट, तो उसके लिए ऑब्जेक्ट और अर्थ का डिस्टेंस हम जो पृथ्वी का रेडियस है उतना ही लेंगे, ठीक है। तो चलो दोस्तों, अब हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का कैलकुलेशन करते हैं। अब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना होता है उसको हम उसका वैल्यू निकालते हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी है उसका वैल्यू चाहिए, पृथ्वी के मास का वैल्यू चाहिए, और जो हमारी रेडियस है पृथ्वी की उसका वैल्यू चाहिए, वो है 6.4 × 10⁶ मीटर, ठीक है। ये सब हमारे जो फॉर्मूला था उसमें डाल देते हैं। तो G = G × m/r²। तो इसमें हम ये सब वैल्यूज़ डाल देते हैं। तो इसका कैलकुलेशन करेंगे तो हमें G का वैल्यू मिलेगा 9.8 मीटर/सेकंड², ठीक है। ये कैलकुलेशन आप अपनी ओर से कीजिए, थोड़ा ट्राई कीजिए। According to me, this calculation is little bit different for you because you are in class 9, but you have to try, ठीक है। आपको ट्राई करना पड़ेगा, आप ट्राई करेंगे तो आपको आ जाएगा, ठीक है। बहुत हार्ड नहीं है, लेकिन आपको आना चाहिए। ट्राई करना ना तो आप कमेंट करके मेरे को पूछ सकते हैं, तो बाद में इसका भी कि इसका शॉर्ट स्कीम निकालूंगा, शॉर्ट वीडियो बना दूंगा या रील बना दूंगा कि कैसे कैलकुलेशन इसको इजीली करा जा सकता है, ठीक है। इसका वैल्यू आएगा 9.8 मीटर/सेकंड²। ये जो 9.8 मीटर/सेकंड² है वो जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पृथ्वी की सरफेस पे अलग अलग जगह पे माइनर चेंज आएगा, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, इसीलिए इसको कांस्टेंट लेते हैं, ठीक है। कांस्टेंट गिना जाएगा ये। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये तो हम जानते हैं क्योंकि उसके फॉर्मूला में ही मास तो आता ही नहीं ऑब्जेक्ट का, इसलिए उस पर डिपेंड नहीं करता। मतलब कि जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो जो ऑब्जेक्ट है वो हल्का हो, मतलब लाइटर हो या हैवी हो, उस पर डिपेंड नहीं करता। वो छोटा हो या बड़ा हो उस पर भी डिपेंड नहीं करता, ठीक है। ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड करता नहीं है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। चलो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं और उससे ये समझते हैं कि क्यों जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो जो मास है उस पर डिपेंड नहीं करता। तो देखो, मेरे पास दो चीज़ें हैं, एक जो कबूतर का फीदर होता है वो फीदर है, और एक पत्थर स्टोन है, ठीक है। अब इन दोनों चीज़ों को मैं एक साथ छोड़ूंगा, कौन पहले नीचे गिरता है आप देखना, ठीक है। अरे ये क्या हुआ? दोनों चीजें साथ में गिरनी चाहिए थी ना। आपने तो बोला, आप यही सोचेंगे ना कि सर आपने तो बोला कि जो एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो चीज़ पे डिपेंड नहीं करता, उसके मास पे डिपेंड नहीं करता, तो फिर दोनों चीज़ें साथ में गिरनी चाहिए थी ना। दोनों चीज़ में साथ में क्यों नहीं गिरी? तो दोस्तों यहाँ पर जो पंख है उसकी सरफेस ऐसी है कि उसे जो इन्वायरमेंट में जो एयर होती है, जो हवा होती है, उसका रेजिस्टेंस लगता है, ठीक है। पत्थर है, पत्थर को उतना रेजिस्टेंस नहीं लगता, लेकिन ये जो पंख है उसको एयर का रेजिस्टेंस लगता है। इसीलिए जो पंख है वो उतनी वेलोसिटी के साथ नीचे नहीं आता जितनी वेलोसिटी के साथ जो पत्थर वो नीचे आता है, ठीक है। मतलब ये एयर रेजिस्टेंस की वजह से ये दोनों ऑब्जेक्ट साथ में गिरे नहीं, ठीक है। जो पंख है उसको एयर का रेजिस्टेंस ज़्यादा लगा पत्थर की बजाय, ठीक है। तो हम ऐसा क्या करें
के जो एयर रेजिस्टेंस है उसको कम करके ये एक्सपेरिमेंट करें तो मेरे पास एक सॉल्यूशन है। चलो हम लैब में जाते हैं, लैब में जाके इसको कुछ करते हैं। चलो हम आ गए हैं हमारी साइंस की लैब में। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक चैम्बर है और एक चैम्बर के पास हमने लगाया हुआ है एक वैक्यूम पंप जो इसमें सारी हवा खींच लेगा, ठीक है। और इस चैम्बर में हवा है ही नहीं, ठीक है। अब इसमें हम पंख और जो पत्थर है उसको साथ में गिराते हैं, क्या होता है देखते हैं। चलो पंख और पत्थर आ गए हैं, अब इसको बटन दबाऊंगा एक तो गिरेंगे। चलो भाई गिरो। देखा आपने कि दोनों साथ में गिरे, तो इस चैम्बर में तो हवा थी ही नहीं, तो एयर रेजिस्टेंस जो पंख को लगता था वो लगा नहीं। इसकी वजह से पंख जो फीदर है वो फीदर एंड द स्टोन बोथ ड्रॉप्ड साइमल्टेनियसली, ठीक है। वो दोनों साथ में गिरे और इन दोनों का जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है यहाँ पर सेम हुआ, ठीक है। दोनों साथ में नीचे गिरे। तो हमने जो कहा था कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वो ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। अगर डिपेंड करता तो यहाँ पर भी दोनों साथ में नहीं गिरते। यहाँ पर दोनों साथ में गिरे, यहाँ पर एयर रेजिस्टेंस नहीं है, मतलब कि एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वो डिपेंड नहीं करता ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट हमें वो दिखाता है। दोस्तों ऐसे ही एक्सपेरिमेंट एक महान साइंटिस्ट गैलीलियो गैलीली करते थे इटली में। इटली में एक टावर आया हुआ है जो थोड़ा टेढ़ा हो चुका है, उसके ऊपर वो चढ़ जाते थे और वहाँ पर से वो कई प्रकार भिन्न प्रकार के वो ऑब्जेक्ट नीचे फेंकते थे, ठीक है। और वो इसका ही कैलकुलेशन करते थे, अनुमान लगाते थे कि जो एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, वो कैसे काम करता है। तो सबसे पहले गैलीलियो गैलीली ने अपने एक्सपेरिमेंट ऐसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और बहुत ग्रेविटी के जो पॉइंट्स है उसको डिराइव करने के लिए गैलीलियो गैलीली करते थे, ऊपर चढ़ जाते थे। चाचा नीचे मत गिरना, नहीं तो हमें हिस्ट्री फिर से पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो ये थे गैलीलियो गैलीली जो बहुत सारी चीज़ें ऊपर से फेंकते थे, अच्छा है किसी को लगी नहीं। दोस्तों और चैप्टर 8 में, स्टैंडर्ड 9 के चैप्टर 8 में जो इक्वेशन आते थे मोशन के, जो 3 इक्वेशन थे वो यहाँ पर थोड़े चेंज हो जाएंगे, उसके बारे में बात करते हैं। तो सिंस द वैल्यू ऑफ जी इज कांस्टेंट नियर द अर्थ, द इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन विल बी एज फॉलोज। तो जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के इक्वेशन आते थे चैप्टर 8 में वो इस प्रकार के होंगे कि v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 जी एस। यहाँ पर जो एक्सेलरेशन आता है a, हम वहाँ पर a का यूज़ करते थे, वो a निकल जाएगा। ये जो मोशन है वो ग्रेविटी की वजह से है, तो यहाँ पर हम एक्सेलरेशन नहीं लेंगे, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लेंगे g, ठीक है। बाकी जो इक्वेशन है, फॉर्मूला है वो सेम ही रहेंगे, ठीक है। तो ये इक्वेशन ऐसे होगी, आप इसको भी याद कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव इफ इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड इज नेगेटिव इफ इट इज इन द डायरेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अगर जो वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही एक्सेलरेशन है, ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो उसको हम पॉजिटिव लेंगे, उसका वैल्यू पॉजिटिव लेंगे। अगर एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वेलोसिटी की डायरेक्शन से डिफरेंट डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो हम जी को लेंगे नेगेटिव, ठीक है। कब पॉजिटिव लेना है, कब नेगेटिव लेना है, याद रखना कि वेलोसिटी के साथ एक्सेलरेशन तो पॉजिटिव लेंगे, वेलोसिटी के डिफरेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो नेगेटिव लेंगे, ओके। तो कैसा लगा ये वीडियो, आपको अच्छा लगा? जो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा दीजिए, जिसकी वजह से हमारा जो लेटेस्ट वीडियो आएगा वो उसका अपडेट आपको मिलता रहेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय, आओ जो सबा केयर, गुड नाइट। भाई लोग अब तो स्मार्ट क्लास 9 और 10 चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैंने तो टॉप किया था, आप भी करोगे।